हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार की नई नीति के बारे में जानेंगे। झारखंड सरकार ने जो 75% आरक्षण जो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ झारखंडियों को देने की बात कही है, आज उसके बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा देखते हैं परिचय इसका क्या है। ठीक है, झारखंड सरकार ने अपनी नई नीति की घोषणा कर दी है और वो नीति क्या है कि झारखंड में 75% जो नौकरी है प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूं मैं, उसमें सिर्फ झारखंडियों को नौकरी दी जाएगी और ये वैसी नौकरियां होंगी जो 30,000 रुपए की सैलरी से कम वाली होंगी। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले हरियाणा की सरकार ने भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसमें वे 75% जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हरियाणवी लोगों की देने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे अंतर बस इतना है कि उन्होंने 50,000 सैलरी से कम की बात की थी और झारखंड सरकार ने 30,000 रुपए की कम सैलरी की बात की है। अब हम थोड़ा जानते हैं झारखंड का आर्थिक सर्वे के बारे में। ठीक है, आर्थिक सर्वे के अनुसार झारखंड में जो बेरोजगारी की दर है वो 11% थी। ठीक है, और जब से कोरोना काल आया है तब से ये जो बेरोजगारी की दर है झारखंड में, ये बढ़कर लगभग 59% हो गई है। देखिए ये कितना बड़ा गैपिंग आया है, कहाँ 11% था और कहाँ 59% बढ़ के हो गया है। मतलब ये आंकड़ा ये दिखा रहा है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड में बेरोजगारी की दर कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि 75% नौकरियां जो सिर्फ झारखंडियों की देने की बात कही गई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहली बात तो समस्या ये बन रही है कि झारखंडी हैं कौन। ठीक है, तो मैं आपको इसके पीछे की सारी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताती हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड का जो मुद्दा है 75% आरक्षण देने की और हरियाणा का जो मुद्दा है 75% आरक्षण देने की प्राइवेट सेक्टर में, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वहां से इनका कोई लेना नहीं है। ठीक है, अब हेमंत सरकार ने ये तो घोषणा कर दी कि 75% नौकरियां जो है सिर्फ झारखंडियों को मिलेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चला है कि वास्तव में झारखंडी है कौन। हम वास्तव में झारखंड का निवासी किसको कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर हमेशा से विवाद बनते आए हैं और अभी तक मात्र 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने ये हिम्मत की कि वे स्थानीय नीति को लेकर आए और इससे संबंधित कोई कानून बनाए। ठीक है, तो झारखंड का निवासी किसको कहेंगे? जाहिर सी बात है, झारखंड का निवासी हम उसको कहेंगे जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल हो, मतलब जिनके पास झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो। लेकिन यहाँ भी एक समस्या पैदा हो जाती है कि स्थानीय नीति कभी हमारी क्लियर रही ही नहीं है। ठीक है, आइए इसके भी पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और तब से झारखंड सरकार से एक अपील की जा रही है, एक डिमांड की जा रही है कि स्थानीय नीति को लेकर वे कोई कानून बनाए। ठीक है, अब देखते हैं कि जनजातियों की मांग क्या रही है। ठीक है, आपको पता है कि झारखंड में जनजाति तो बहुत ही पुराने समय से रहते आ रहे हैं। ठीक है, और वे ये चाहते हैं कि जो भी जमीन के कागजात हैं, मतलब जिसको खतियान हम कहते हैं, तो ये जो खतियान है जिनके पास 1932 के हैं, उन्हें ही झारखंड का निवासी माना जाए। ये मांग है जनजातियों की। लेकिन वैसे लोग जो गैर जनजाति हैं और जो 1932 के बाद झारखंड आए और झारखंड में बसे, उन्हें थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पास 1932 की खतियान है ही नहीं, इसलिए वे 1932 के खतियान की बात जब भी आती है तब वे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जनजाति लोग ये चाहते हैं कि जो लोग 1932 से पहले यहाँ पे रहते आए हों, उन्हें झारखंड का निवासी माना जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा जनगणना 2011 के सेंसस पे ले जाना चाहती हूँ, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। सन 2011 के अनुसार झारखंड की कुल आबादी है 3,29,00,000। ठीक है, और जनजातियों की जनसंख्या जो है यहाँ पर है 86 लाख। मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 26.2% जनजाति यहाँ पे निवास करती है झारखंड में। ठीक है, और एक समय ऐसा था, मैं 1950 के दशक की बात कर रही हूँ, कि झारखंड में जनजातियों की जो जनसंख्या हुआ करती थी वो
झारखंड की कुल आबादी का 3/4 थी। हालांकि उस टाइम झारखंड नहीं बना था, ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अभी जो झारखंड का जो एरिया है, मैं उस एरिया की बात कर रही हूँ कि उस एरिया में 3/4 जनजाति निवास करते थे। और अभी ये जनगणना 2011 की बात करूं तो यहाँ पर मात्र 1/4 जनजाति बच गई है। ठीक है। सन 2002 में झारखंड अलग होने के बाद पहले मुख्यमंत्री बन गए बाबूलाल मरांडी। ठीक है, कि 1964 के खतियार को आधार मानकर डोमिसाइल नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जिनके पास 1964 का खतियान होगा उन्हें हम झारखंड का स्थायी निवासी मानेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि जो गैर जनजाति थे वे इनसे नाराज हो गए और खुद इनकी पार्टी बीजेपी की पार्टी भी इनसे नाराज हो गई। और इसका परिणाम ये निकला कि 17 मार्च 2003 को इनकी सरकार गिर गई और इनको इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है। और डोमिसाइल जो नीति थी झारखंड की वो वही धरी की धरी रह गई। ठीक है। हालांकि बाबूलाल मरांडी जो थे बहुत ही पॉपुलर नेता थे और ये खुद संथाल जनजाति के थे। लेकिन जब इनकी सरकार गिर गई 2003 में, फिर उन्होंने बीजेपी से अलग कर लिया खुद को और सन 2006 में इन्होंने जेवीएम की स्थापना कर दी, जिनको हम आज झारखंड विकास मोर्चा के नाम से जानते हैं। इनके इस्तीफा देने के बाद कई सारे ट्राइबल्स मुख्यमंत्री आए, जैसे कि अर्जुन मुंडा ट्राइबल से थे, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन। ये सभी जितने भी मुख्यमंत्री रहे सब जनजाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब सारे के सारे ट्राइबल्स मुख्यमंत्री रहे, इसके बावजूद भी इनमें से किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि कोई भी झारखंड में स्थानीय नीति को लागू कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके वोट कट जाते। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड में मात्र 26% जनजाति निवास करती है, बाकी सारे तो नॉन ट्राइबल्स है। अब हम बात करते हैं पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री रघुवर दास की। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदलता गया और सन 2014 में रघुवर दास मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। और इनको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे ये वजह रही थी बीजेपी की कि वे बीजेपी चाहती थी कि झारखंड में विकास हो और झारखंड के स्थानीयता नीति को लेकर कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री आए जो वे इस मामले में कड़ा कानून लाए। ठीक है। और सन 2016 में रघुवर दास ने स्थानीय नीति की घोषणा कर दी। लेकिन इन्होंने जो 2016 में स्थानीय नीति की घोषणा की ये कुछ ज्यादा ही लिबरल थी, कुछ ज्यादा ही उदार थी। इसमें कई सारे पॉइंट्स थे। पहली बार तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी 1985 की रखी, यानी जिसके पास 1985 का खतियान था उन्हें झारखंड का स्थायी निवासी माना जाएगा, ऐसा इन्होंने अपनी नीति में घोषणा की। लेकिन ऐसा इन्होंने किया क्यों? तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि खुद छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और ये 1970 के दशक में झारखंड आए और ये पहले टाटा स्टील में काम किया करते थे। मान लीजिए अगर ये 1985 के पहले का खतियान लागू करते, मतलब 1932 का या फिर 1964 का, खुद झारखंड के निवासी नहीं कहे जाते। इसीलिए इन्होंने कट ऑफ डेट रखी 1985 की। ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इससे गैर जनजाति तो बहुत खुश हुए, परंतु जनजातियों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और इस नीति को एंटी आदिवासी स्थानीय नीति की संज्ञा दी। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और गौर करने की बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का गठन हुआ किस लिए था? तो झारखंड का गठन हुआ था जनजातियों का विकास करने के लिए, नहीं तो फिर झारखंड को बिहार से अलग करने की जरूरत ही क्या थी? झारखंड को इसीलिए अलग किया गया ताकि अलग से जनजातियों का विकास हो सके। लेकिन अगर सरकार इतना उदार पॉलिसी लागू करती है तो झारखंड बनाने का पर्पस ही क्लियर नहीं होता है। और यही वजह था कि इस पॉलिसी का जनजातियों ने पूरी तरह से विरोध किया और ये पॉलिसी भी फेल हो गई। तो झारखंड में आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है ढंग से कि झारखंड का वास्तव में निवासी है कौन, क्योंकि जब भी कभी स्थानीय नीति की बात आती है, इससे संबंधित कोई कानून बनाए जाते हैं तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का इश्यू पैदा हो जाता है और सरकार को किसी एक का साइड लेना ही पड़ता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं मेन मुद्दा पे जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, कि हेमंत सोरेन ने जो 75% आरक्षण जो लाया है प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ झारखंडियों को देने की, अब देखिएगा यहाँ पे समस्या क्या पैदा होंगी। ठीक है, तो पहली समस्या ये पैदा होगी कि ये संविधान के खिलाफ है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
हमारा अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 ये कहता है कि भारत के नागरिक भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जॉब ले ही नहीं पाएंगे, अगर वहां की सरकार मान लिया 75% आरक्षण कर देती है, तो आप तो दूसरे स्टेट में नौकरी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप किस लिए दूसरे स्टेट में जाएंगे और वहां पे बसेंगे? तो ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, मतलब कि भारत के सारे नागरिक जो हैं वो बराबर हैं, और आप कर क्या रहे हैं? आप 75% नौकरियां सिर्फ अपने स्टेट के लोगों को देना चाह रहे हैं, तो इसमें समानता की बात रही कहां? तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। तीसरी बात, ये इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ नियम क्या कहता है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का केस ये कहता है कि आप अपने स्टेट में किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक है, फिर हमारा इसी तरह अनुच्छेद 16 का 2 और अनुच्छेद 16 का 3 भी ये कहता है कि आप निवास स्थान के आधार पर जॉब में भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो अगली जो समस्या आएगी वो इंडस्ट्रीज को लेके आएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के भी खिलाफ है ये। कैसे? तो पहली बात, झारखंड में टैलेंट और स्किल्स की बहुत कमी है, और सरकार ने चूंकि ये घोषणा कर दी है कि 75% जो नौकरियां हैं आपको झारखंड को देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो अच्छे कॉलेजेस हैं, ना तो अच्छे स्कूल्स हैं। ठीक है, और उद्योग चलाने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो इसका परिणाम होगा क्या? ये सारी इंडस्ट्री जो झारखंड में काम करती हैं, जो कार्यरत है झारखंड में, वो सभी बाहर की ओर पलायन कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि झारखंड के लोगों में अभी उतनी स्किल्स और टैलेंट डेवलप नहीं हुआ है कि वे उद्योगों को विकास के रास्ते पे ले जाए। अब बात आई कि झारखंड में टैलेंट और स्किल्स की कमी कैसे नहीं है, इसको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 कॉलेजेस में झारखंड का मात्र 2 कॉलेज ही टॉप 100 में आए हैं। कौन कौन से? पहला तो है BIT मेसरा और दूसरा है ISM धनबाद। लेकिन इनके पास ये समस्या है कि ये जो नौकरियां देती हैं ये 30,000 सैलरी से ज्यादा देती है, और वहां पे क्राइटेरिया ये था, ये जो नीति झारखंड सरकार ने लाई है वो 30,000 सैलरी से कम वाली है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी बात, टॉप 100 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में मात्र एक यूनिवर्सिटी है BIT मेसरा रांची, और ये भी 30,000 से ज्यादा सैलरी वाली है। तो जब झारखंड में टैलेंट है ही नहीं, तो यहाँ कोई भला क्यों इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? और भी मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, जैसे आपको पता चल जाएगा झारखंड की स्थिति क्या है। जैसे केंद्र सरकार के रिपोर्ट सतत विकास सूचकांक में राज्यों की सूची में झारखंड का जो रैंक है विकास के मामले पर, वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। सबसे लास्ट में बिहार है, उसके बाद झारखंड है। तो आप खुद स्थिति पता कर लीजिए कि झारखंड की स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि ये राष्ट्रीय एकीकरण के खिलाफ भी है। कैसे? क्योंकि जब सरकार अगर ये घोषणा कर देती है कि 75% नौकरियां जो है वहां के सिर्फ स्थानीय लोगों को दी जाएगी, तो दूसरे राज्य की सरकार भी ऐसा डिमांड करने लगेगी कि जब वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी एकीकरण की समस्या आ जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो उसके बावजूद भी सरकार ऐसे फैसले लेती क्यों है? तो इसके कुछ पॉजिटिव कारण भी हैं। सिक्के का यहाँ पे दूसरा पहलू हम समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, और अब यहाँ सरकार क्या चाह रही है? यहाँ पे वो औद्योगिकरण करना चाह रही है। जब यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कृषि लायक जो जमीन है वो ये खरीद लेंगी, और इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में जो जमीन और रोजगार जो है वो दोनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग खेती कर रहे थे पहले से, आपने क्या किया? उनकी जमीन को खरीद लिया। अब वे क्या करेंगे? अब उनके पास तो रोजगार के सभी साधन खत्म हो गए। इसीलिए जो लोग वहां पे उद्योग लगा रहे हैं उन्हें उन किसानों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनकी जमीन को ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव कारण ये होगा कि अगर इंडस्ट्रीज लोकल लेवल पर कर्मचारी एम्प्लॉइज रखते हैं तो वे कम से कम अपने अनुपस्थिति को दर्ज करेंगे अपेक्षाकृत प्रवासी एम्प्लॉइज के। ठीक है, और इससे होगा क्या? क्योंकि जो झारखंड के लोकल लोग रहेंगे वो इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो वे कम से कम अनुपस्थित होंगे, अपनी उपस्थिति भी ज्यादा दर्शाएंगे। और अदर स्टेट के लोग यहाँ पे काम करेंगे तो वे छुट्टी पे भी तो घर जाएंगे।
लेकिन अगर लोकल लोग रहेंगे तो उनको छुट्टी कम चाहिए होगी। फायदा ये होगा कि इससे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में आसानी होगी और कम से कम समय इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर जाएगी। तीसरी बात यह है, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, जहां लोग उद्योग लगाते हैं, ठीक है, वहां की सरकार उन्हें सस्ती दर पे जमीन देती है, सस्ती दर पे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है और सस्ती दर पे लोन भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ जब राज्य सरकार इंडस्ट्रीज के लिए करती है तो इंडस्ट्रीज का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी राज्य के लिए कुछ करे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं सिक्के के दूसरे पहलू जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि अगर भारत के किसी भी राज्य में इंडस्ट्री लग रही होती है और राज्य सरकार उनके लिए इतना सब कुछ करती है तो इंडस्ट्री का भी ये फर्ज बनता है कि वो राज्य के लिए कुछ करे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राज्य सरकार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज उनके लिए कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट एनालिसिस झारखंड में 75% जॉब को लेकर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया वो आपके जेपीएससी पीटी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जेपीएससी मेंस की भी दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। गुड बाय।